नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में चीफ लोको इंस्पेक्टर के क्वेश्चन पेपर को लिया गया है, जो कि ईस्ट रेलवे में हावड़ा डिवीज़न, आसनसोल डिवीज़न, सियालदा डिवीज़न और मालदा डिवीज़न के लिए 2 डेट में पेपर कराया गया था। एक डेट था 30/11/2025, दूसरा था 6/12/2025। तो इस वीडियो में 30/11/2025 का जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को लिया गया है, और 6/12/2025 का क्वेश्चन पेपर को हमने हल करके यूट्यूब पे डाल दिया है। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो 30/11/2025 का जो पेपर हुआ था ईस्ट रेलवे कोलकाता में हावड़ा, आसनसोल, सियालदा और मालदा डिवीज़न के लिए। तो आइए हम प्रत्येक प्रश्न को एक्सप्लेन के साथ हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है WAG5। पहला प्रश्न है WAG5 लोकोमोटिव में ट्रैक्शन मोटर है, अर्थात WAG5 लोको में किस टाइप के ट्रैक्शन मोटर लगे होते हैं। ऑप्शन है AC मोटर, DC सीरीज मोटर, इंडक्शन मोटर, परमानेंट मैग्नेट मोटर। तो इसका सही ऑप्शन है WAG5 अर्थात कन्वेंशनल लोको में DC सीरीज मोटर लगा होता है। जैसे G5 हुआ, G7 हुआ और P4 हुआ, इन कन्वेंशनल लोको में DC सीरीज मोटर लगे होते हैं। जो हमारे 3 फेज लोको हैं, जैसे G9 हुआ, P7 हुआ और P5 हुआ और WAG12 हुआ, इन सभी में 3 फेज इंडक्शन मोटर लगा होता है। नेक्स्ट है आर्मेचर रिएक्शन के कारण है। ऑप्शन में है फील्ड स्ट्रेथनिंग, फील्ड वीकनिंग, कांस्टेंट स्पीड, कोई ऐसा नहीं। तो आर्मेचर रिएक्शन का मुख्य कारण होता है फील्ड वीकनिंग। तो इसका सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है GR का काम है, अर्थात जो ग्रेजुएटर होते हैं कन्वेंशनल लोको में, GR ग्रुप स्विच का काम है। ऑप्शन में है लाइट को कंट्रोल करना, डायरेक्शन चुनना, टैप चेंजर को कंट्रोल करना, मोटर को आइसोलेट करना। तो GR ग्रुप स्विच का मुख्य कारण होता है टैप चेंजर को कंट्रोल करके वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। तो इसका सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है स्मूथिंग रिएक्टर का मुख्य मकसद है। स्मूथिंग रिएक्टर जिसे हम लोग कन्वेंशनल लोको में SL बोलते हैं, जो कि अंडर फ्रेम में लगा होता है। जैसा कि कन्वेंशनल लोको में एक RSI ब्लॉक होता है, इसके द्वारा हमारा AC को DC में चेंज करते हैं, और DC के बाद हमारा जो वोल्टेज होता है वो SL से होकर गुजरता है। तो SL का काम होता है कि जो हमारे DC वोल्टेज में कुछ पल्स AC बचे होते हैं उनको स्मूथ करता है, अर्थात ट्रैक्शन मोटर जो हमारे DC सीरीज मोटर लगे होते हैं कन्वेंशनल में, उसको प्योर DC मिले। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्मूथ DC आउटपुट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है SPM स्पीडोमीटर लेता है स्पीड इनपुट GPS के थ्रू, एक्सल पर स्पीड प्रोब, टिकास और TM आर्मेचर। तो हमारे स्पीडोमीटर में जो स्पीड इंडिकेट होता है वो जो हमारे एक्सल लगे होते हैं उन पर एक टेको जनरेटर होता है, उसके थ्रू जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एक्सल पर स्पीड प्रोब। यदि किस एक्सल से होता है तो आप देखेंगे कि W यानी कन्वेंशनल लोको में एक्सल नंबर 3 से जुड़ा रहता है, और 3 फेज लोको में एक्सल नंबर 4 से हमारा टेको जनरेटर जुड़ा रहता है। नेक्स्ट है सैंडिंग का इस्तेमाल इसके लिए होता है। ऑप्शन में है स्पीड कंट्रोल, व्हील स्लिप से बचाव, कूलिंग, वोल्टेज रेगुलेशन। तो सैंडिंग का इस्तेमाल व्हील स्लिप से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है
क्यूआरएस रिले बचाता है? रिवर्सल, रेक्टिफायर, टीपीडब्ल्यूएस, स्पीडोमीटर। क्यूआरएस एक्चुअली हम लोग जानते हैं क्यूआरएस एक सेकेंडरी ऑटो रेगुलेशन होता है। जब हम A9 से इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं अर्थात प्रेशर 2.5 kg तक यदि ड्रॉप होता है तो क्यूआरएस रिले इनर्जाइज होकर Q50 को इनर्जाइज करता है, जिससे हमारा नॉच रिग्रेस होता है। तो शायद ऑप्शन में हमको तो इसमें कोई नहीं लग रहा है कि किसको बचाता है। यदि आप लोग को इसके बारे में पता हो तो बताइएगा किसको ये सेफ्टी करता है। बट क्यूआरएस एक ऑटो रेगुलेशन सेकेंडरी ऑटो रेगुलेशन रिले है। जब हम A9 से इमरजेंसी ड्रॉप करते हैं तब ये डी इनर्जाइज होकर Q51 को इनर्जाइज करता है। नेक्स्ट है लोको पार्किंग ब्रेक है, अर्थात लोको में जो पार्किंग ब्रेक लगा होता है वो कैसे ऑपरेट होता है। ऑप्शन में है स्प्रिंग से चलने वाला है, एयर से चलने वाला है, वाटर कूल्ड है, इलेक्ट्रिकल है। तो हमारे जो पार्किंग ब्रेक होते हैं वो स्प्रिंग ऑपरेटेड होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कंप्रेसर कट इन प्रेशर लगभग है। कंप्रेसर का कट इन प्रेशर कितना होता है उसके बारे में पूछा है। तो कंप्रेसर का कट इन प्रेशर 8.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है तेजी से नॉचिंग करने से हो सकता है व्हील स्लिप, ओवर हीटिंग, फ्यूज उड़ना, सभी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि जब जल्दी जल्दी नाच लेते हैं तो हमारा व्हील स्लिप होता है और करंट बढ़ने से ओवर हीटिंग होता है, और इसके थ्रू यदि ओवर करंट ओवर वोल्टेज हुआ तो हमारा फ्यूज भी ब्लो कर सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एवं सभी। नेक्स्ट है जब BP इक्वल टू 0 तो BC बन जाता है। यदि किसी भी लोको में हम जब BP प्रेशर 0 करते हैं तो हमारा BC ब्रेक सिलेंडर प्रेशर कितना होता है, तो मैक्सिमम हो जाता है। जैसे इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, मैक्स, यानी मैक्सिमम प्रेशर जो हम SA9 से ब्रेकिंग करते हैं तो जो ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर जाता है, अगर हम BC ड्रॉप करते हैं तो कोएक्शन के थ्रू हमारा BC में प्रेशर जाता है। तो वही पूछ रहा है कि जब BP 0 होगा तो BC में प्रेशर कितना होगा, कितना बन जाएगा। तो मैक्स प्रेशर यानी जितना बनता है, जैसे मान लीजिए कन्वेंशनल लोको है तो 1.8 kg से कोएक्शन हो जाएगा, यदि 3 फेज है तो 2.5 kg से मैक्स प्रेशर उसमें चला जाएगा। नेक्स्ट है रिवर्सर बदलता है वोल्टेज, डायरेक्शन, ब्रेक प्रेशर, MR। तो जो रिवर्सर कन्वेंशनल में जो हमारे रिवर्सर होते हैं जैसे CTF J1 J2 लगे होते हैं, तो उसी के बारे में पूछा रिवर्सर के थ्रू हम क्या चेंज करते हैं। तो रिवर्सर के थ्रू हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, अर्थात हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, डायरेक्शन। नेक्स्ट है SIB देता है। SIB क्या है, ये स्टैटिक कन्वर्टर होता है जो कन्वेंशनल लोको में लगा होता है। जैसे आर्नो काम करता है वैसे SIB काम करता है। तो SIB देता है तो ऑप्शन में दिया है बैटरी के लिए DAC, 3 फेज ऑक्सिलरी सप्लाई, लैंप के लिए AC, ट्रैक्शन पावर। तो SIB यूनिट 3 फेज 415 वोल्ट आउटपुट करता है, जिससे हमारे सभी ऑक्सिलरियाँ चलती हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है इफ़ MR प्रेशर इज ए बेलो चेक फर्स्ट। अगर MR प्रेशर कम है तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे। ऑप्शन में है बैटरी, कंप्रेसर, लैंप, TM। तो जो MR प्रेशर का मेन स्रोत होता है वो कंप्रेसर के थ्रू बनता है। तो सबसे पहले MR प्रेशर यदि कम हो रहा तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा कंप्रेसर चल रहा कि नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कंप्रेसर। नेक्स्ट है रेल पर स्कीड मार्ग बताते हैं सैंडिंग, व्हील स्लाइड, हैवी लोड, एयर लीक। तो रेल पर स्कीड मार्ग क्या बताते हैं, तो वे व्हील स्लाइड को बताते हैं। जब हमारा व्हील पटरियों पर घूमता है तेज़ी से एक ही स्थान पर तो व्हील स्कीड के मार्ग बन जाते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है बैटरी कम होने से हो सकता है डीजे फेल हो जाता है, हेडलाइट फेल हो जाती है, कंट्रोल फेल हो जाता है, उपरोक्त सभी। तो बैटरी कम होने से सभी पे इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल एबव। नेक्स्ट है ट्रैक्शन इन्वर्टर कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में, डीसी को एसी में, डीसी टू डीसी, एसी टू एसी। तो जो हमारे इन्वर्टर होते हैं जो भी घरों में भी लगते हैं, तो देखते हैं कि वो इन्वर्टर जो होता है वो डीसी सप्लाई को एसी में चेंज करता है, वो भी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के साथ लोगों में। और जो घरों में हमारे इन्वर्टर लगे होते हैं वो बैटरी के डीसी सप्लाई को एसी में बदलता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इन्वर्टर डीसी को एसी में चेंज करता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के साथ। नेक्स्ट है 3 फेज टीएम के लिए स्पीड सेंसर क्या है? ऑप्शन में है टेकोमीटर, रिजॉल्व इनकोडर, हॉल सेंसर, जीपीएस। तो 3 फेज लोगों में टीएम के स्पीड के सेंस को मापने के लिए हॉल सेंसर लगे होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है ट्रैक्शन मोटर को ठंडा किया जाता है, यानी जो हमारे ट्रैक्शन मोटर लगे होते हैं वो कैसे ठंडा होता है? ऑप्शन में है ऑयल के थ्रू, फोर्स्ड एयर के थ्रू, नेचुरल वेंटिलेशन, वाटर कूलिंग। तो ब्लोअर के द्वारा, हमारे टीएम ब्लोअर के द्वारा ट्रैक्शन मोटर को फोर्स्ड एयर भेजा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, फोर्स्ड एयर। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी कन्वर्टर आउटपुट है, यानी जो ऑक्सिलरी कन्वर्टर होते हैं उनका आउटपुट क्या होता है? तो ये 3 फेज 415 वोल्ट आउटपुट देता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है HOG किसका इस्तेमाल खत्म करता है? HOG अर्थात होटल लोड कन्वर्टर, जो हमारे WAP7 या WAP5 लोगों में लगे होते हैं, उनका क्या काम है और किसको ये खत्म कर देता है? तो ऑप्शन में है ट्रेन लाइटिंग, डीजल पावर कार, पेंटोग्राफ, ब्रेकमैन। तो पहले क्या थे, जब HOG नहीं थे तो हमारे LHB कोच में डीजल पावर कार लगा था, जिसके थ्रू हमारे कोच की लाइटिंग ऐसी सब चलता था। अब हमारा HOG होटल में लगे HOG के थ्रू द्वारा हमारे सभी LHB कोच में सप्लाई जाती है, तो ये डीजल पावर कार को ख़त्म करता है। नेक्स्ट है अर्थिंग स्विच का इस्तेमाल कब किया जाता है? ऑप्शन में है रनिंग, रिवर्सिंग, ब्रेकिंग, मेंटेनेंस। तो अर्थिंग स्विच अर्थात ग्राउंडिंग स्विच का यूज कब होता है? मेंटेनेंस के समय। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है VCB इंटरलॉक में खराबी के कारण, यानी VCB इंटरलॉक में खराबी हो तो क्या हो सकता है? ऑप्शन में है VCD रीसेट, VCB बंद नहीं होगा, TM फ्लैश ओवर, HVAC फेल्योर। तो यदि VCB के इंटरलॉक में खराबी है तो हमारा VCB क्लोज नहीं होगा, अर्थात वैक्यूम सर्किट ब्रेकर क्लोज नहीं होगा, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है डायनेमिक ब्रेक इन पर असरदार होता है, अर्थात जो हम लोगों में डायनेमिक ब्रेक लगाते हैं तो इसके बारे में पूछा है। कम स्पीड पर, जीरो स्पीड पर, मीडियम हाई स्पीड पर, सिर्फ रिवर्स पर। तो इसका सही ऑप्शन है कि मीडियम स्पीड हो या हाई स्पीड हो, उस पर हमारा डायनेमिक ब्रेक सबसे अच्छा काम करता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अगर रीजेनरेशन स्वीकार नहीं किया जाता है तो लोगों को इन पर स्विच करता है। जब हम 3 फेज कन्वेंशनल लोगों में यदि RG लगा रहे हैं और बच्ची हमारा वोल्टेज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा, उसके बारे में पूछा है। एयर ब्रेक, पार्किंग ब्रेक, डायनेमिक ब्रेक से रजिस्टर बैंक कोई नहीं। जब हमारा OHG वोल्टेज एक्सेप्ट नहीं करता है तो डायनेमिक के रूप में कार्य करता है, और 2 रजिस्टर ब्रेक की तरह काम करता है, यानी जो DC लिंक पे जो हमारा वोल्टेज हाई होता है, यदि OHG वोल्टेज हमारा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो रजिस्टर ब्रेक हो जाते हैं। रजिस्टर ब्रेक के थ्रू हीट में बदलकर वोल्टेज को नष्ट करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डायनेमिक टू रजिस्टर ब्रेक। नेक्स्ट है एयर ड्रायर रीजनरेशन साइकिल है, यानी जो हमारे लोगों में एयर ड्रायर लगे होते हैं उनका
रिजनरेशन साइकिल क्या होता है? आसन है, लगातार होता है, रुक रुक कर होता है, मैनुअल होता है, हर हफ्ते होता है। तो ये इंटरमिटेंट होता है, अर्थात रुक रुक के होता है साइकिलिंग। नेक्स्ट है ब्लेंडेड ब्रेक, यह पक्का करता है स्मूथ ब्रेकिंग, सिर्फ एक ब्रेक, टीएम फेल्योर, हाई एमआर। तो ब्लेंडेड ब्रेक एक स्मूथ ब्रेकिंग है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है अगर वीसीबी बंद नहीं होता है तो क्या करना चाहिए? बैटरी वोल्टेज चेक करें, पॉइंट ऑफ प्रेशर चेक करें, वीसीबी इंटरलॉक चेक करें, ऊपर दिए गए सही ऑप्शन। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि वीसीबी नहीं क्लोज हो रहा है तो बैटरी वोल्टेज, पॉइंट ऑफ प्रेशर और वीसीबी के इंटरलॉक सभी चेक करना है, तो आप ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 फेज लोको में अगर थ्रॉटल फेल हो जाता है तो कौन सा स्विच 1 पोजीशन में रखना चाहिए? तो इसका ऑप्शन सही है 152, थ्रॉटल फेल्योर मोड स्विच को 1 पे रखना चाहिए। इसका सही ऑप्शन है 152 बी, जो कि SB1 पैनल में लगे होते हैं। मैं सभी स्विच की चर्चा कर देते हैं जो प्रोग्राम स्विच होते हैं। एक होता है 152, एक होता है 154, एक होता है 237.1 और एक होता है 160। ये 4 स्विच हैं। 152 हमारा थ्रॉटल फेलियर होता है और 154 बोगी आइसोलेशन, 237.1 हमारा BCD के लिए है और 160 कॉन्फ़िगरेशन अर्थात शंटिंग मोड के लिए है। पिन का नॉर्मल पोजीशन याद करने का आसान तरीका होता है ऑन 11 होता है, ऑन 11, यानी ये हम नॉर्मल पोजीशन लिखे हैं ऑन 11, अर्थात 152 का नॉर्मल पोजीशन 0, 154 का n, 237.1 का 1 होता है और 160 का 1 होता है, यानी इसी को हम बाईपास करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और 154 का 1 सेकेंड और 1 प्लस थर्ड होता है और 237.1 का हो जाएगा आपका 0 और 160 का 0। हमको 1 याद रखिए ऑन 11, 152, 154, 237.1 तथा 160। नेक्स्ट है 3 फेज डेड लोको में BP को ऑक्सिलरी रिजर्वायर में चार्ज करने के लिए कौन सा कॉक ओपन करना चाहिए? तो 47 नंबर कॉक ओपन करते हैं। जब हम 3 फेज लोको को डेड बनाते हैं, यदि E70 ब्रेक सिस्टम है तो कॉक की पोजीशन होता है 70 नंबर क्लोज होता है, 74 नंबर भी क्लोज होता है, 136 नंबर क्लोज होता है और 47 नंबर सिर्फ ओपन रहेगा। यदि आपका CCB 2.0 लोको है, यदि इसको डेड बनाते हैं तो A9 को FS पे लॉक करते हैं, मोड एंड ट्रेल स्विच को ट्रेल पर कर देते हैं दोनों कैप को, और सीफा 21 जो होता है ये भी क्लोज होता है और 136 FP का ये बंद होता है, ये भी क्लोज रहेगा, और एक होता है डेड का, उसको हम ओपन कर देते हैं। नेक्स्ट है 3 फेज लोको में जब हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट होता है तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड क्या होती है? ऑप्शन में है 60 kmph, 40 kmph, 25 kmph, कोई रोक नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है स्पीड 40 kmph तक होती है। नेक्स्ट है SS15 बिलोंग टू सब सिस्टम 15 किसका है? कैप 2 का, फायर डिटेक्शन, स्पीडोमीटर, प्रोसेसर FLG1। तो इसका सही ऑप्शन है सब सिस्टम 15 हमारा फायर डिटेक्शन का होता है। सब सिस्टम के बाद में देखेंगे तो FS1 होता है मेन पावर, FS2 होता है बोगी 1, 3 नंबर होता है बोगी 2, 4 नंबर होता है हार्मोनिक फिल्टर, 5 नंबर होता है होटल लोड, 6, 7, 8 हमारे होते हैं ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1, 2, 3। 9 पे आ जाएंगे तो 9 हमारा बैटरी सिस्टम से होता है, 10 होता है हमारा ब्रेक सिस्टम, 11 होता है हमारा HB1 क्यूबिकल, 12 नंबर होता है HB2 क्यूबिकल, 13 और 14 होता है कैप 1 एंड कैप 2, 15 हमने अभी बताया ही फायर डिटेक्शन, 16 बात करें तो 16 हमारा स्पीडोमीटर होता है, 17 होता है प्रोसेसर FLG1 FLG2 और 16 17 और 18 16 हमारा स्पीडोमीटर,
17-18 हमारा होता है FLG1 FLG2 प्रोसेसर और 19 हमारा ट्रेन बस। तो इस तरह से हमारे 3 फेज लोको में 19 सब सिस्टम होते हैं। तो 15 हमारा फायर डिटेक्शन यूनिट से संबंधित था। नेक्स्ट है ऑयल कूलिंग ब्लोअर ठंडा करता है। ऑयल कूलिंग ब्लोअर अर्थात जो हमारा OCB होता है, OCB ऑप्शन में है TM ऑयल, ट्रैक्शन कन्वर्टर, TFP और SR ऑयल, बैटरी सर्किट। तो जो OCB होता है हमारे TFP यानी ट्रांसफार्मर और SR के ऑयल को ठंडा करता है। जैसा कि देखेंगे कि OCB हमारे लोको में 2 लगे होते हैं, जो कि लोको की छत से एयर को खींचकर जो हमारे अंडर फ्रेम में रेडिएटर लगे होते हैं, 2 रेडिएटर लगे होते हैं। ऊपर रेडिएटर एक होता है SR का, नीचे एक होता है TFP का SR। इस रेडिएटर में हमारे SR और TFP के ऑयल सर्कुलेट करते हैं और इसी रेडिएटर पर OCB के द्वारा हमारा एयर फोर्स किया जाता है, जिससे हमारे ट्रांसफार्मर और SR के तेल ठंडा होते हैं। नेक्स्ट है CCDG फ्यूज पिघलने से कौन सी ट्रिपिंग फेलियर होती है। तो ऑप्शन में है ऑपरेशन ए इंडिंग, ऑपरेशन O, ऑपरेशन B पार्ट 1 और ICDJ। तो CCDJ फ्यूज यदि मिल रहा है तो हमारा DJ क्लोज नहीं होता है, अर्थात LSDJ की बत्ती नहीं बुझती है, तो इसी को हम बोलते हैं ICDJ, इम्पॉसिबल टू क्लोज DJ। इसका सही ऑप्शन है D, ICDJ। नेक्स्ट है खराब Q30 रिले किस ट्रिपिंग फेलियर की वजह बनता है। तो ऑप्शन में है ऑपरेशन ए इंडिंग, ऑपरेशन बी पार्ट सेकेंड, ऑपरेशन बी पार्ट फर्स्ट और ऑपरेशन O। तो इसका सही ऑप्शन है ऑपरेशन बी पार्ट सेकेंड। हम ट्रिपिंग का चर्चा करते हैं। जो हमारे ट्रिपिंग में साइन मिलते हैं, जैसे पहला होता है नो टेंशन। नो टेंशन में हमारा UM मीटर का कांटा नहीं चलेगा। दूसरा होता है ICDJ, जिसमें हमारे LSDJ की बत्ती बुझती नहीं है, जिनमें निम्न कारण हो सकते हैं। तीसरा नंबर पे आते हैं, एक होता है ऑपरेशन ए बिगिनिंग। ऑपरेशन ए बिगिनिंग में जब हम BLDJ ऑन करके BLRDJ के थ्रू DJ क्लोज करते हैं, तो जो हमारा LSDJ का लैंप होता है वो झपकती है। इसी को हम बोलते हैं ऑपरेशन ए बिगिनिंग। इसका मुख्य कारण हो सकता है RS प्रेशर और MTDJ के ब्रांच में कुछ खराबी हो सकता है। दूसरा आता है ऑपरेशन ए इंडिंग। ऑपरेशन ए इंडिंग में हमारा DJ क्लोज होता है, लेकिन जो LSCHBA का लैंप है बुझने से पहले जैसे ही BLRDJ छोड़ते हैं तो LSDJ का लैंप पुनः जल जाता है, यानी अर्थात LSCHBA का लैंप नहीं बुझता है। तो इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन ए इंडिंग। इसका मुख्य कारण होता है आर्नो तथा इसके रिले QCBR में खराबी, क्योंकि आर्नो चलेगा तो QCBR इनर्जाइज होता है, तभी हमारा LSCHBA लैंप बुझता है। तो खराबी इन दोनों में होता है। और नेक्स्ट है हमारा ट्रिपिंग, जैसे ऑपरेशन, नेक्स्ट ट्रिपिंग है ऑपरेशन B। ऑपरेशन B में क्या होता है कि BLDJ आपने ऑन किया, BLRDJ प्रेस किए, LSDJ का लैंप बुझा, LSCHBA का लैंप भी बुझा, लेकिन LSCHBA लैंप बुझने के 5 सेकंड के बाद DJ ट्रिप कर रहा है, तो इसके साइन को ऑपरेशन B कहा जाता है। तो इसमें मुख्य खराबी होता है Q30 रिले, और होता है MPH और MVSL1 एंड MVSL2 और QCBR का NY इंटरलॉक, अर्थात MPH हो गया इसके रिले में खराबी, या MVSL1 हो गया इसके भी रिले में खराबी हो सकता है, MVSL2 या QVSL2। यानी जो हमारे ये मोटर हैं, मोटर खराब हो सकता है, रिले मोटर, रिले मोटर, रिले NY। अब इसमें 2 होता है, ऑपरेशन B में 2 आता है। यदि हमारे ये ऑक्सिलरियाँ जो मोटर है MPH, MVSL1, MVSL2, या इसके रिले QPH, MVSL2, QVSL1 या QVSL2 या QCBR के NY में यदि खराबी हो रहा है तो हमारा ऑपरेशन B का पार्ट 1 बोला जाता है। यदि Q30 में खराबी है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन B का पार्ट सेकेंड। यानी ऑपरेशन में B में 2 आता है, यदि Q30 में खराबी है तो ऑपरेशन B पार्ट सेकेंड बोलेंगे,
यदि MPH, MVHCl1, MVHCl2 या इसके रिले या किसी भी के एनवाई में खराबी है तो ऑपरेशन ए पार्ट बोलते हैं। तो Q30 के बारे में पूछा है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑपरेशन बी का पार्ट 2। और हम बता देते हैं 2 और बचे हैं, जैसे कि ऑपरेशन एक होता है ऑपरेशन ओ, ऑपरेशन फर्स्ट, ऑपरेशन सेकेंड। यह ऑपरेशन ओ है BLBMT ऑन करने के बाद 15 सेकंड के अंदर यदि हमारा DJ ट्रिप कर रहा है तो ऑपरेशन ओ के अंतर्गत आता है, जिसमें हमारा MVRH, MVMT1 और MVMT2 या इसके रिले में खराबी हो सकता है। और नेक्स्ट है ये ऑपरेशन आई या I1 बोलते हैं इसको। इसकी ट्रिपिंग आती है फर्स्ट नॉच ट्रिपिंग। यदि फर्स्ट नॉच की ट्रिपिंग आ रही है तो ऑपरेशन फर्स्ट में आता है, और 6 नॉच की ट्रिपिंग आ रही है तो ऑपरेशन सेकेंड में आता है। तो इसका सही ऑप्शन था बी, पार्ट सेकेंड। नेक्स्ट है खराब QVRH किस ट्रिपिंग फेल्योर की वजह बताता है। अभी हमने बताया है कि QVRH क्या है, MVRH का रिले है। तो ब्लोअर है, अर्थात ब्लोअर BLBMT ऑन करने के बाद ब्लोअर में ट्रिपिंग हो रही है 15 सेकंड के अंदर, तो ऑपरेशन ओ के अंतर्गत आएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑपरेशन ओ। नेक्स्ट है Q11 रिले में सेकेंड का टाइम लैग है, अर्थात जो रिले Q118 होता है जो ऑक्सिलरी का सुपरवाइजरिंग रिले है, इसका टाइम लैग कितना होता है तो 5 सेकेंड होता है। तो हम बता देते हैं जो हमारे टाइम लैग रिले हैं, जैसे Q118 होता है, Q44 भी है और Q119, ये सभी हमारे टाइम लैग रिले हैं, जो कि बिजली सप्लाई जाने के बाद भी अपने जितने टाइम का लैग दिया गया उतने तक होल्ड रखता है। ये 5 सेकंड का है, ये 0.6 सेकंड का है, ये भी 5 सेकंड का है। अब हम आ जाते हैं टाइम डिले रिले। टाइम डिले रिले में हमारा QSBM रिले हो जाएगा, QTD 105 हो जाएगा और QTD 106। नेक्स्ट है सुस्त GR ऑपरेशन की वजह से DJ किस रिले से ट्रिप होता है। तो इसका सही ऑप्शन आप पूछा है Q50, Q44, Q46, Q118। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, Q44। यानी Q44 को हम लोग बोलते हैं हाफ नॉट प्रोटेक्शन रिले, क्योंकि देखेंगे Q44 रिले पर हमारा GR 0 और फुल नॉच का इंटरलॉक लगा है। यही है कि यदि GR 0.6 सेकेंड के अंदर एक चक्कर पूरा नहीं घूमेगा तो ये हमारा जो Q44 रिले होता है वो डीएनर्जाइज होता है और DJ को ट्रिप करा देता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रिले Q44। नेक्स्ट है वंदे भारत में ट्रेन कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम TCMS का क्या काम है। ऑप्शन में है सिर्फ लाइटिंग कंट्रोल करता है, दरवाजों को मॉनिटरिंग करता है लेकिन ट्रैक्शन को नहीं, सभी ट्रेन सब सिस्टम को कंट्रोल, मॉनिटरिंग और डायग्नोस करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है वंदे भारत चलाते समय अगर TCMS लो न्यूमेटिक प्रेशर दिखाता है तो लोको पायलट को ये करना चाहिए, तुरंत ट्रैक्शन बढ़ाना चाहिए, बिना रोक टोक के गाड़ी चलाना जारी रखना, कंप्रेसर का स्टेटस चेक करना और ज़रूरत पड़ने पर आइसोलेट करना। तो इसको सही ऑप्शन है लो न्यूमेटिक प्रेशर दिखाता है तो हम कंप्रेसर का स्टेटस चेक करते हैं। नेक्स्ट है EMD इंजन आमतौर पर होते हैं 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, रोटेटरी और ड्यूल साइकिलिंग। तो EMD अर्थात जो हमारे HHP लोग के होते हैं वो 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है एल्को लोको पर सुपरचार्जर इससे चलता है, सॉफ्ट से, एग्जॉस्ट गैस से, गियर, ट्रेन एंड मैकेनिक, इलेक्ट्रिक मोटर। तो जो एल्को लोको में हमारा जो सुपर यानी TSC जो सुपर चार्जर काम करता है तो गियर, ट्रेन और मैकेनिकल के द्वारा काम करता है, लेकिन जो हमारे HHP लोग होते हैं उसमें टर्बो सुपर जो चार्जर होता है 6 नॉच तक गियर से और उसके बाद एग्जॉस्ट गैस से चलता है। नेक्स्ट है लो वाइल प्रेशर इससे पता चलता है, प्रेशर स्विच से, गवर्नर से, लोड रेगुलेटर, टर्बो चार्जर से। तो प्रेशर स्विच के थ्रू पता चलता है। नेक्स्ट है डीजल इंजन फायरिंग ऑर्डर यह पक्का करता है स्मूथ रनिंग,
बराबर पावर डिस्ट्रीब्यूशन, कम वाइब्रेशन, दिए गए सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो सभी। नेक्स्ट है फुल लोड एल्को पर आम इंजन आरपीएम, यानी जो एल्को इंजन का फुल लोड पर आरपीएम होता है उसके बारे में पूछा है। तो फुल लोड पर इंजन का आरपीएम होता है 1050 आरपीएम। नेक्स्ट है EMD WDP4 WDG4 ट्रैक्शन मोटर है, DC AC PM कोई नहीं। तो जो हमारे EMD WDP4 WDG4 में ट्रैक्शन मोटर लगे होते हैं वो AC लगे होते हैं, अर्थात सही ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व काम करता है, ऑप्शन में है न्यूमेटिक, डिफरेंशियल, वोल्टेज, करंट, थर्मोडायनेमिक्स। तो जो हमारे DB होता है वो न्यूमेटिक डिफरेंशियल पे काम करता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है EMU में मेन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को 25 kV से इस तरह स्टेप करता है 750 वोल्ट AC, 3.3 kV AC / 750 वोल्ट DC, 110 वोल्ट DC, 24 वोल्ट DC। तो EMU में मेन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को पहले 3.3 kV उसके बाद 750 वोल्ट DC में डाउन करता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है EMU ब्रेक कंट्रोल इस्तेमाल, EMU में जो ब्रेक कंट्रोल इस्तेमाल होता है वो पूछा है कि रिले लॉजिक है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड EP सिस्टम है, सिर्फ एयर ब्रेक सिस्टम है, हाइड्रोलिक है। तो जो EMU में ब्रेक होता है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड EP सिस्टम होता है। नेक्स्ट है इमरजेंसी ब्रेकिंग ट्रिगर है EP सप्रेशन, BC फुल एप्लीकेशन, रीजनरेशन डिसेबल, उपरोक्त सभी। तो इमरजेंसी ब्रेकिंग ट्रिगर में उपरोक्त सभी होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है इमरजेंसी BC प्रेशर लगभग होता है 1 kg, 2 kg, 3.5 से 4 kg, 5 kg। इमरजेंसी में BC प्रेशर लगभग होता है तो 3.5 से 4 kg होता है, तो इसका सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है EMU में अर्थ फॉल्ट की वजह से होता है, यानी अर्थ फॉल्ट की वजह से क्या क्या हो सकता है BCB ट्रिप, ट्रैक्शन कट ऑफ, ऑक्सिलरी कन्वर्टर ट्रिप, ऑल। तो सभी होगा। यदि हमारे EMU में अर्थ फॉल्ट होगा तो BCB ट्रिप कर जाएगा, ट्रैक्शन कट ऑफ हो जाएगा, ऑक्सिलरी कन्वर्टर ट्रिप कर जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है ड्राइविंग मोटर कोच में DMC में होता है, ऑप्शन में है ट्रैक्शन मोटर, पैंटोग्राफ और ट्रैक्शन इक्विपमेंट, ड्राइविंग कैब और ट्रैक्शन इक्विपमेंट, सिर्फ सीटें। इसका सही ऑप्शन है डी, ड्राइविंग कैब और ट्रैक्शन इक्विपमेंट। नेक्स्ट है कौन सा सिस्टम EMU में ब्रेक रिस्पांस को बेहतर बनाता है, EP ब्रेक, वैक्यूम ब्रेक, हैंड ब्रेक, मैग्नेटिक ब्रेक। तो EP ब्रेक रिस्पांस अच्छा देता है, तो इसका सही ऑप्शन ये है। नेक्स्ट है डेड मैन हैंडल का इस्तेमाल किसके लिए होता है, ऑप्शन में है इमरजेंसी ब्रेकिंग, ओवर स्पीड रोकने के लिए, ड्राइवर को अलर्ट रखने के लिए, EP प्रेशर बनाए रखने के लिए। तो डेड मैन हैंडल का इस्तेमाल लोको पायलट तथा ड्राइवर को अलर्ट करने के लिए किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है EP ब्रेक तब काम नहीं करता है जब बैटरी फेल हो जाती है, OHE फेल हो जाती है, कंप्रेसर फेल हो जाता है, DMC फेल हो जाता है। तो EP ब्रेक तब नहीं काम करेगा जब हमारा बैटरी फेल हो जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है ब्रेक के लिए आइसोलेशन कॉक दिया जाता है, सिर्फ गार्ड के लिए, हर कोच में, सिर्फ MC में, सिर्फ DMC में। तो इसका सही ऑप्शन है प्रत्येक कोच में। नेक्स्ट है OHE में ओवर वोल्टेज के कारण क्या होता है, इन्वर्टर ट्रिप करेगा, ट्रैक्शन मोटर फेल हो जाता है, बैटरी चार्जिंग फेल हो जाती है, ब्रेक एप्लीकेशन। तो इसका सही ऑप्शन है यदि हमारा OHE में ओवर वोल्टेज होता है तो इन्वर्टर ट्रिप होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है EMU में बैटरी की रेटेड कैपेसिटी क्या होती है, 55 एम्पियर, 110 एम्पियर, 90 एम्पियर, 150 एम्पियर। तो EMU में बैटरी की जो कैपेसिटी होती है वो 90 एम्पियर हावर होता है, तो इसका हो जाएगा 90 एम्पियर हावर। नेक्स्ट है
EMU में इमरजेंसी हेडलाइट के लिए सप्लाई वोल्टेज क्या है? ऑप्शन में है 70 वोल्ट, 77 वोल्ट, 90 वोल्ट, 110 वोल्ट। तो इसका सही ऑप्शन है 110 वोल्ट होता है। नेक्स्ट है EMU में किस तरह का कंप्रेसर इस्तेमाल होता है? स्क्रू टाइप, रेसिप्रोकेटिंग, टू स्टेट टाइप। तीसरा है रेसिप्रोकेटिंग 3 सिलेंडर 2 स्टेप कंप्रेसर। तो हमारे EMU में जो कंप्रेसर होते हैं रेसिप्रोकेटिंग 3 सिलेंडर 2 स्टेप कंप्रेसर। नेक्स्ट है EMU में MR मेन रिजर्वायर का प्रेशर आमतौर पर मेंटेन किया जाता है 5 kg, 8 kg, 10 kg, 12 kg। तो EMU में MR का प्रेशर आमतौर पर 8 kg मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट है द AT इन द OHE स्टैंड फॉर्म। जो AT का OHE के संबंध में AT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर होता है AT। जो आप देखे होंगे कि गेट जहाँ LC होते हैं, लेवल क्रॉसिंग होते हैं, वहाँ गेट लगे होते हैं, वहाँ देखेंगे कि एक पोल पर एक छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है, वो AT, उसको AT बोला जाता है, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है न्यूट्रल सेक्शन इज प्रोवाइडेड टू। न्यूट्रल सेक्शन किसके लिए दिया जाता है? एनर्जी स्टोर करने के लिए, 2 फीडिंग जोन को अलग करने के लिए, वोल्टेज बढ़ाने के लिए, रीजनरेशन की इजाज़त देने के लिए। तो जो हमारे न्यूट्रल सेक्शन लगे होते हैं, जो हमारे फीडिंग पोस्ट होते हैं, और फीडिंग पोस्ट के बीच में हमारा एक SP होता है, तो SP और फीडिंग पोस्ट के SP के पास देखेंगे कि हमारा न्यूट्रल जोन होता है, जो कि 2 फीडिंग पोस्ट की सप्लाई को अलग करता है। तो उसके बारे में पूछा है, न्यूट्रल सेक्शन किसके लिए लगाया जाता है? तो 2 फीडिंग जोन को अलग करने के लिए लगा होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B। नेक्स्ट है AT ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर OHE रिड्यूस। जो हमारा ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है OHE कम करता है, वोल्टेज ड्रॉप करता है, करंट को, एनर्जी लॉस, उपरोक्त सभी। तो इसका सभी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है OHE में ड्रॉपर का काम है करंट ले जाना, कॉन्टैक्ट वायर की ऊंचाई बनाए रखना, मास्ट को सपोर्ट करना, इंसुलेशन देना। देखेंगे कि हमारा 2 OHE लगे होते हैं। OHE में ओवरहेड इक्विपमेंट में देखेंगे कि एक जो ऊपर वायर होता है और एक नीचे वायर होता है, इसको हम लोग कैटेनरी वायर बोलते हैं, और नीचे वाले को कॉन्टैक्ट वायर बोलते हैं। इन्हीं के बीच में देखेंगे ऐसे ऐसे एक तार नुमा बंधा होता है कुछ दूरी पे, तो इसी को ड्रॉपर बोला जाता है। तो इसी के बारे में पूछा है। ये कॉन्टैक्ट वायर की ऊंचाई को समान बनाए रखने के लिए लगा होता है, जो कि कैटेनरी और कॉन्टैक्ट वायर के बीच में लगा होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कॉन्टैक्ट वायर की ऊंचाई बनाए रखना। नेक्स्ट है फ्लैश ओवर किस वजह से होता है? धूल से, कोहरा से, हाई वोल्टेज से, ऊपर दिए गए सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इन सभी कारण हो सकता है जो फ्लैश ओवर के कारण होते हैं, धूल, कोहरा या हाई वोल्टेज, तो ऑल दी एबव। नेक्स्ट है जांच अधिकारी की नियुक्ति होती है केवल मामूली पेनाल्टी, केवल बड़ी पेनाल्टी, छोटी और बड़ी दोनों, केवल सस्पेंशन। तो जांच अधिकारी की नियुक्ति तभी की जाती है जब मेजर पेनाल्टी होता है, तो अर्थात इसका सही ऑप्शन हो जाएगा B, ओनली मेजर पेनाल्टी। नेक्स्ट है कौन सी बड़ी पेनाल्टी नहीं है? जरूरी रिटायरमेंट, सर्विस से हटाना, बर्खास्तगी, निंदा। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा निंदा। नेक्स्ट है डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, सर्विस से बर्खास्तगी क्या है? भविष्य में नौकरी के लिए अयोग्य ठहराता है, भविष्य में नौकरी के लिए अयोग्य नहीं ठहराता है, हटाने में बदल जाता है, पेंशन पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भविष्य में नौकरी के लिए अयोग्य ठहराता है। नेक्स्ट है सस्पेंशन का हर बार रिव्यू किया जाना चाहिए 30 दिन में, 90 डे में, 6 महीने में, 1 ईयर में। यानी जो हमारा सस्पेंशन को हर बार 90 दिन के अंदर रिव्यू कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है 90 डे। नेक्स्ट है नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल में शामिल है डिफेंस पेश करने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, रीजनड ऑर्डर और उपरोक्त सभी। तो नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल में सभी शामिल होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है वीडो पास कितने समय के लिए वैलिड होता है?
3 ईयर लाइफ टाइम 5 ईयर अनटिल रीमैरिज। तो विडो पास लाइफ टाइम के लिए होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट है सीएल को इसके साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, एलएपी के साथ, आरएच के साथ, एनएच के साथ, मैटरनिटी लीव। तो सीएल को एलएपी के साथ नहीं जोड़ा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है पुरुष कर्मचारी के लिए पैटर्निटी लीव है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन। तो पुरुष के लिए 50 दिन मिलता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है एलएपी को इनके साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, ऑप्शन में है हाफ एलएपी, सीएल, आरएच, कमिटेड लीव। तो एलएपी को सीएल के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, इसका सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है शादीशुदा बेटी पास होने के लिए एलिजिबल है हमेशा, कभी नहीं, सिर्फ अगर तलाकशुदा या विधवा हो, सिर्फ अगर नौकरी करती हो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिर्फ अगर तलाकशुदा या विधवा हो। नेक्स्ट है कुरुलाबी इंस्पेक्टर का मुख्य काम है समय समय पर लोगों की जांच करना, कुरु के परफॉर्मेंस सेफ्टी नियमों का पालन, नजर रखना और उन्हें गाइड करना, लोको मेंटेनेंस रिकॉर्ड बनाए रखना, स्टेशनों पर सावधानी के आदेश जारी करना। तो इसका सही ऑप्शन है कुरु के परफॉर्मेंस सेफ्टी और नियमों के पालन पर नजर रखना और उन्हें गाइड करना। नेक्स्ट है CMS क्रू मैनेजमेंट सिस्टम के मकसद में शामिल है क्रू का ऑप्टिमाइजेशन, LR या ट्रेनिंग की मॉनिटरिंग, HOER के पालन की मॉनिटरिंग, ऊपर दिए गए सभी। तो CMS में सभी शामिल होता है ऊपर दिए गए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है रूट यहाँ बनाए जा सकते हैं डिपो में, डिवीजन में, जोनल में, क्रिस या NDLS में। तो रूट क्रिस या NDLS में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है G&SR के अनुसार ट्रेन शब्द का आमतौर पर मतलब होता है सिर्फ पैसेंजर सर्विस ट्रेन है, कोई भी इंजन, गाड़ी वाला इंजन या ट्रैफिक के तहत चलती लाइनों पर चलने वाला कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट सिर्फ मालगाड़ियाँ, सिर्फ स्पेशल इंजीनियरिंग मूवमेंट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कोई भी इंजन, गाड़ी वाला इंजन या ट्रैफिक के तहत चलती लाइनों पर चलने वाले कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है अगर ट्रेन होम सिग्नल को पार कर जाती है और उसके आगे रुक जाती है तो LP को, ऑप्शन में है सिर्फ ACM की इजाज़त से ट्रेन को रिवर्स करना होगा, आगे बढ़ना होगा, नज़रअंदाज करना होगा, तो बाद में रिपोर्ट करना होगा। तो इसका सही ऑप्शन ये होगा सिर्फ ACM की इजाज़त से ही ट्रेन को रिवर्स करना होगा। नेक्स्ट है डबल इंजन के काम करने के लिए चाहिए सिंक्रोनाइज ब्रेक टेस्ट, गाड़ी की इजाज़त, स्टेशन मास्टर की इजाज़त, कंट्रोलर की मंजूरी। डबल इंजन के लिए सिंक्रोनाइज ब्रेक टेस्ट होना जरूरी होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बैंक इंजन वर्क, यानी बैंक इंजन काम करता है लीडिंग में, पुशिंग में, बोथ दोनों, सिर्फ शंटिंग में। तो बैंक इंजन दोनों में काम कर सकता है, लीडिंग और पुशिंग दोनों में। नेक्स्ट है सिर्फ एक ट्रेन सिस्टम का इस्तेमाल, वन ट्रेन ओनली सिस्टम इज यूजिंग, यानी सिर्फ एक ट्रेन सिस्टम का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन में है डबल लाइन, ऑटोमेटिक ब्लॉक टेरिटरी, सिंगल लाइन ब्रांच, सबअर्बन लाइन है, तो ये सिंगल लाइन, ओनली सिंगल लाइन में होता है, सिंगल लाइन ब्रांच। नेक्स्ट है एक शंट सिग्नल दिखाता है चालू का अर्थ है, यदि शंट सिग्नल ऑन है तो इसका मतलब क्या है। ऑप्शन में है बिल्कुल रुक जाना, 15 किमी प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ना, सावधानी से आगे बढ़ना और SM से परामर्श करना। यदि शंट सिग्नल ऑन है तो बिल्कुल रुक जाना, स्टॉप डेड। नेक्स्ट है एक गेट सिग्नल, यानी एक गेट सिग्नल है लेवल क्रॉसिंग को नियंत्रित करने वाला सिग्नल, शंटिंग सिग्नल, हाथ का सिग्नल, रिपीटर सिग्नल। तो एक गेट सिग्नल लेवल क्रॉसिंग को नियंत्रित करने वाला सिग्नल होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है स्वचालित क्षेत्र में एक स्टॉप एंड प्रोसीड सिग्नल LP को अनुमति देता है बिना रुके गुजरना, रुकने के बाद और सावधानी से आगे बढ़ना, पूरी गति से गुजरना, विपरीत गति। तो इसका सही ऑप्शन है रुकने के बाद सावधानी से आगे बढ़ना। नेक्स्ट है TA 912 अथॉरिटी टू यूज फॉर, यानी TA 912 प्राधिकरण किसके लिए जारी किया जाता है। खतरे में गेट सिग्नल पार करना, खतरे में स्वचालित स्टॉप सिग्नल पार करना, लोको निरीक्षण, आपातकालीन, शंटिंग। इसका सही ऑप्शन है खतरे में स्वचालित स्टॉप सिग्नल को पार करना। नेक्स्ट है स्वचालित सिग्नल
स्वचालित सिग्नल पर ए मार्कर का उद्देश्य है? ऑप्शन में है अग्रिम स्टार्टर को इंगित करना, यह दिखाना कि यह एक स्वचालित स्टॉप सिग्नल है, अनुमति दिखाने के लिए, पासिंग सिग्नल दिखाने के लिए। तो स्वचालित सिग्नल पर ए मार्कर का उद्देश्य होता है कि यह एक ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल है। नेक्स्ट है एन ए मार्का इज ए नॉर्मली प्लेस, यानी ए मार्का आमतौर पर लगाया जाता है होम सिग्नल पर, सभी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल पर, शंट सिग्नल पर, गेट सिग्नल पर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सभी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल पर। नेक्स्ट है खतरे में गेट सिग्नल का मतलब है गेट खुला है, गेट बंद है, एलपी को रुकना होगा, एसएम की परामर्श जरूरी। यदि गेट सिग्नल लाल है अर्थात गेट सिग्नल डेंजर है, लाल है, तो इसका मतलब है गेट खुला भी हो सकता है, गेट बंद हो सकता है, या सिग्नल खराब हो सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि सबसे पहले एलपी को क्या होगा, रुकना होगा यदि गेट सिग्नल लाल है तो। नेक्स्ट है पॉइंट फेलियर को मैनेज किया जाता है सिर्फ एसएम, पॉइंटमैन, क्लैंपिंग और पैडलॉकिंग कंट्रोलर या एलपी। तो इसका सही ऑप्शन है बी, पॉइंटमैन, क्लैंपिंग और पैडलॉकिंग। फॉन्ट 3693 भी किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन में है खराब अप्रोच सिग्नल को पार करने के लिए, एडवांस अथॉरिटी जो कि पिछले स्टेशन मास्टर द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा है ऑप्शन स्टॉप सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए अथॉरिटी, और रुकावट वाली लाइन पर ट्रेन रिसीविंग करने की अथॉरिटी, बिना सिग्नल वाली लाइन से ट्रेन स्टार्ट करने की अथॉरिटी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा खराब अप्रोच सिग्नल को पार करने के लिए एडवांस अथॉरिटी। नेक्स्ट है T509 यानी फॉर्म T509 किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो T509 अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी के लिए रिसीव करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, रुकावट वाली लाइन पर ट्रेन रिसीव करने की अथॉरिटी होता है। नेक्स्ट है फॉर्म TE 912 किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो फॉर्म TE 912 ऑटोमेटिक सेक्शन है, यानी डबल लाइन ऑटोमेटिक ब्लॉक इलाकों में टेम्पोररी सिंगल लाइन वर्किंग के लिए अथॉरिटी दी जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है TD 912 किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो TD 912 सिग्नल के लंबे समय तक फेल होने के दौरान ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम पर आगे बढ़ने की अथॉरिटी होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है IRCTC का मतलब क्या होता है? तो IR इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन होता है। IRCTC इंडियन रेल कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है CPRO का क्या अर्थ होता है? तो CPRO होता है चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। नेक्स्ट है रनिंग स्टाफ के लिए एक पखवाड़े में ड्यूटी की ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट क्या होती है? तो एक पखवाड़े में ड्यूटी की ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट 104 घंटे होता है। तो इसका सही ऑप्शन है सी। रेलवे बोर्ड की राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के तहत प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे से प्रतिवर्ष कितने अधिकारी या कर्मचारी का चयन समानतः होता है? तो 8 होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 8। नेक्स्ट है राजभाषा के तहत सरकारी दस्तावेज किस भाषाओं में जारी करना अनिवार्य है? अनुच्छेद 3 क्लोज 3 के अनुसार। तो इसका ऑप्शन है हिंदी और अंग्रेजी दोनों। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों। नेक्स्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अंतर्गत कौन सा प्रावधान प्रमुख है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित करना एवं अंग्रेजी भाषाओं का उपयोग नियमबद्ध रखना। तो इसका सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है राजभाषा कार्यान्वयन समिति किस स्तर पर काम करती है? तो ये सब जोन, क्षेत्रीय और विभागीय स्तर, यानी क्षेत्रीय और विभागीय स्तर दोनों पे काम करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा
बी जोन अवधि क्षेत्रीय स्तर और विभागीय स्तर दोनों पर। नेक्स्ट है लमसम अवार्ड प्रज्ञा उत्तीर्ण होने पर किसके लिए मिलता है? प्रशिक्षण शुल्क, एकमुश्त नगद पुरस्कार, वेतन वृद्धि, छुट्टी का लाभ। तो इसका सही ऑप्शन है इसमें एकमुश्त नगद पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है भाषा कार्यान्वयन के लिए कौन सा विभाग या संस्था दिशा निर्देश जारी करता है? तो इसका सही ऑप्शन है बी गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग। नेक्स्ट है कौन सा दस्तावेज राजभाषा से संबंधित नीतियां और निर्देशों का संग्रह है? तो इसका सही ऑप्शन है राजभाषा पुस्तिका, राजभाषा विभाग के दिशा निर्देश। नेक्स्ट है द्विभाषी जारी करने का अर्थ क्या है? केवल हिंदी में जारी करना, केवल अंग्रेजी में जारी करना, दोनों हिंदी और अंग्रेजी में जारी करना। तो इसका सही ऑप्शन है सी दोनों हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी करना। नेक्स्ट है राजभाषा कार्यान्वयन के तहत परिषद कमेटी की भूमिका क्या है? ऑप्शन में केवल प्रशिक्षण देना, नीतियों का अनुवाद और कार्यान्वयन की निगरानी, वेतन निर्धारण, सुरक्षा निरीक्षण। तो इसका सही ऑप्शन है बी नीतियों का अनुवाद और कार्यान्वयन का निगरानी। नेक्स्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अनुसार कौन सा वर्ष उल्लेखनीय है जब यह पारित हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है 1963। धन्यवाद साथियों। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जो भी साथी हमारे यूट्यूब पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।